अस्सलामुअलैकुम। आज हमने न्यू सीरीज़ शुरू की है। हम वन बाय वन सारे लॉज के बुक्स पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे माइनर एक्ट्स जो है जो कि कोर्ट में यूज़ होता है उसको देख रहे हैं। हम वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड 1964 का एक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसमें सेक्शन 1 है कि टाइटल इनेक्टमेंट और उसकी कमेंसमेंट कब है। तो कि इसका जो टाइटल है वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड एक्ट 1964 इसको कहा जाता है और ये पूरे पाकिस्तान पे लागू होता है। फिर इसके सेक्शन 2 को देखते हैं कि डेफिनेशन है जिसमें कहते हैं आर्बिट्रेशन कौंसिल या चेयरमैन। आर्बिट्रेशन कौंसिल या चेयरमैन की डेफिनेशन ये कहता है कि जो कि मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के अंदर जो डेफिनेशन बताई गई है तो वही मीनिंग आर्बिट्रेशन एक्ट और चेयरमैन के है। तो अगर हम उसमें से देखें तो कहते हैं आर्बिट्रेशन एक्ट क्या है कि एक आर्बिट्रेशन काउंसिल में जो है तो एक बॉडी होगी जिसमें मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है। बॉडी कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच ऑफ द पार्टीज टू अ मैटर डेल्ट इन दिस ऑर्डिनेंस विदाउट रिप्रेजेंटेटिव इफ पार्टी फेल टू नॉमिनेट। यानी कि उसमें जो है पार्टीज़ के अपने रिप्रेजेंटेटिव होंगे, यानी कि पार्टी खुद भी होंगी और साथ में चेयरमैन होगा उस यूनियन कौंसिल का। फिर चेयरमैन की जो डेफिनेशन है कहता है कि एक चेयरमैन यूनियन कौंसिल का एक चेयरमैन जो है उसको फेडरल गवर्नमेंट में या प्रोविजनल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये आर्बिट्रेशन कौंसिल या चेयरमैन क्या कहता है कि जो कि फैमिली कोड ऑर्डिनेंस 1961 में बताया गया है। फिर फैमिली कोड की डेफिनेशन जो है कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूट अंडर दिस एक्ट जितने भी फैमिली कोड्स हैं जिस इस एक्ट के अंदर बनाई गई हैं तो वो फैमिली कोड होंगी। फिर सी के अंदर गवर्नमेंट कहता है कि जहाँ पे गवर्नमेंट का वर्ड आएगा इट मीन्स प्रोविजनल गवर्नमेंट, ठीक है। पार्टी का वर्ड आएगा तो इट मीन्स के जो कि वो पार्टी जो कि स्यूट इंस्टीट्यूट करती है, ठीक है, कोर्ट में, यानी प्लेंटी फॉर डिफेंडेंट हो गया। फिर ई को देख लेते हैं प्रिस्क्राइब जो कि जितने भी रूल्स इसके एक्ट के अंदर दिए गए हैं तो उसको प्रिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है। फिर एफ़ के अंदर शेड्यूल आ गया कि शेड्यूल क्या है। ये कहता है कि जितने इस एक्ट के अंदर जो शेड्यूल्स बताए गए हैं वो शेड्यूल में आएगा। फिर जी में यूनियन कौंसिल की यूनियन कौंसिल क्या है। यूनियन कौंसिल जो है इसमें यूनियन कौंसिल भी शामिल है, म्यूनिसिपल कमेटी भी शामिल है, कैंटोनमेंट बोर्ड या यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। मतलब असल में ये क्या, ये लोकल बॉडीज़ हैं जो कि कुछ ना कुछ काम कर रही हैं, इनको एक स्पेसिफिक काम दिया हुआ है तो ये यूनियन कौंसिल के अंदर आ गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे हम जाते हैं सेक्शन 3 पे कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोड को कैसे बनाई गई। तो कहता है गवर्नमेंट इस्टेब्लिश वन और मोर फैमिली कोड इन ईच डिस्ट्रिक्ट एंड अपॉइंट वुमेन जज विद इन 6 मंथ। यानी शॉर्टकट हम इसको देख रहे हैं क्या कहता है कि एक या एक से ज़्यादा फैमिली कोड जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई है और उनके लिए एक वुमेन जज को मुंतखब किया गया है 6 मंथ के अंदर, ठीक है। यानी कि जैसे एक फैमिली कोड इस्टेब्लिश कर दी जाए तो उसमें वुमेन जज अपॉइंट कर दी जाती है विद इन 6 मंथ। फिर सेक्शन 4 कहता है क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, यानी कि जजेस की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उनकी क्वालिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या सिविल जज या काजी के बराबर उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अंडर द दस्तूरुल अमाल दीवान या रिसालत कलाम। यानी कि ये जो वर्ड्स हैं इनके अंदर यानी कि उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। फिर सेक्शन 5 पे आ जाते हैं जुरिस्डिक्शन। इसकी जुरिस्डिक्शन को अगर देखा जाए तो कहता है कि ये सब्जेक्टेड टू द मुस्लिम फैमिली कोर्ट ऑर्डिनेंस 1961 एंड द कंसिलिएशन कोर्ट ऑर्डिनेंस 1961। यानी कि जुरिस्डिक्शन जो है यानी कि फैमिली कोर्ट ऑर्डिनेंस के अंदर जो बताई गई है या जो कंसिलिएशन कोर्ट ऑर्डिनेंस के अंदर बताई गई है पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल मतलब कि इस फैमिली एक्ट में शेड्यूल जो है उसके पार्ट 1 के अंदर जो जुरिस्डिक्शन बताई है उसी तरह ही कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, इख्तियार समाद है, यानी कि वो किन केसेस को देख सकता है किन को नहीं देख सकता वो इसमें बताया हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसका जो सेकंड पॉइंट है कहता है कि अगर क्रिमिनल प्रोसीजर अगर कोई ऐसा केस है जो कि ऑफेंसिव है, ठीक है, जो कि पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल में बताया गया है तो और यानी कि उसमें क्या होगा, यानी कि दो स्पाउस हैं, मतलब दो स्पाउस हैं, यानी कि एक जो हस्बैंड एंड वाइफ है उनमें से अगर किसी ने कोई ऑफेंस कर दिया है तो क्रिमिनल कोर्ट फिर उस क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट उन केसेस को देख सकती है पार्ट 2 ऑफ
द शेड्यूल के अंदर। फिर नेक्स्ट इसने क्या कह दिया है कि हाई कोर्ट के थर्ड पॉइंट है इसका कि हाई कोर्ट विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, हाई कोर्ट जो है गवर्नमेंट से अप्रूव करने के बाद जो जुरिस्डिक्शन उनकी अमेंड कर सकता है, ठीक है। कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं, शेड्यूल अमेंड कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, ऐड भी कर सकता है, ठीक है। जो भी शेड्यूल बताए हुए हैं, जो शेड्यूल किसके बारे में, इनकी जुरिस्डिक्शन के बारे में। फिर सेक्शन 6 कहता है प्लेस ऑफ सिटिंग के बाई जनरल और स्पेशल ऑर्डर के ऑफ द गवर्नमेंट, कोई भी जनरल या स्पेशल ऑर्डर के तहत गवर्नमेंट ने जो किए हुए हैं तो उसमें क्या गवर्नमेंट ने फैमिली कोर्ट के लिए प्लेस ऑफ सिटिंग बताई गई है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, तो जो और हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और उनको ज़्यादातर स्पेसिफाई किसने किया होता है, डिस्ट्रिक्ट जज ने किया है, ठीक है। फिर सेक्शन 7 कहता है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ स्यूट को कैसे इंस्टीट्यूट किया जाएगा। सबसे पहले जो है पार्टी क्या करेगी, अपना प्लेंट लेकर आएगी, ये फिर अपना दावा दायर करेगी, फिर कंटेन ऑल मटेरियल फैक्ट्स रिलेटेड टू द डिस्प्यूट, और उस दावे में जितने भी मटेरियल फैक्ट्स होने होंगे वो उस दावे में होने चाहिए। फिर साथ में उसने लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ विटनेसेस, यानी कि जो कि उसके फहरिस्त गवाहान जिसको कहते हैं, वो लिस्ट भी अपने दावे के साथ अटैच किया जाएगा। और आल क्लेम्स, जितने भी क्लेम्स वो मांग रही है या मांग रहा है, वो सारे इसमें उसके दावे में होने चाहिए, ठीक है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स पे वो रिलाई कर रही है या कर रहा है, ठीक है, तो वो प्लेंटिव तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स भी साथ में अटैच करेगा। लेकिन साथ में एक और बात क्या कर दी है कि कॉपी ऑफ प्लेंट और डॉक्यूमेंट भी वो देगा, यानी कि जितनी दो या दो से ज़्यादा कॉपीज़ प्लेंट की या डॉक्यूमेंट्स की दी जाती है, क्योंकि बाद में जब वो समन भेजा जाता है डिफेंडेंट को, तो डिफेंडेंट को वो कॉपीज़ ऑफ प्लेंट और डॉक्यूमेंट्स भी भेजे जाते हैं। फिर सेक्शन 8 कहता है इंटीमेशन ऑफ डिफेंडेंट, इसको इंटीमेशन टू डिफेंडेंट, ठीक है। इंटीमेशन समन को कहा जाता है कि विद इन 30 डेज, मतलब कि जैसे ही प्लेंट दायर कर दिया जाए तो कहता है कि डेट फिक्स कर दी जाए, 30 डेज से ज़्यादा डेट ना हो डिफेंडेंट के लिए, यानी कि प्लेंट दायर हो गया, समन भेज दिए गए, तो विद इन 30 डेज डिफेंडेंट कोर्ट में हाजिर होगा। और कोर्ट में हाजिर होने के बाद वो मतलब उसको जो कोर्ट में हाजिर होगा और उसको समन भेजा जाएगा, समन के साथ ही डेट उसमें फ़िक्स होनी चाहिए, और और डेट फिक्स होगी, और साथ में वो जो प्लेंट और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो थे उसकी कॉपीज़ भी समन के साथ उसको सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट सेंड कर दी जाएगी। और इसमें एक और बात कहती है कि जहाँ पर अगर डिफेंडेंट मालूम नहीं हो रहा है तो यूनियन काउंसिल, चेयरमैन ऑफ यूनियन काउंसिल को डॉक्यूमेंट भेजा जाएगा, फिर वो नोटिस वगैरह लगाएगा अपने बोर्ड के ऊपर विद इन 7 डेज। और फिर अगर वहाँ तब भी डिफेंडेंट तक वो मतलब कि केस के बारे में ना पहुँचे तो फिर यूनियन काउंसिल इतला करती है कोर्ट में। और फिर और फॉर एग्जांपल अगर डिफेंडेंट को अगर पता भी चल गया, ठीक है, केस समन रिसीव हो गया और फिर भी वो कोर्ट में हाजिर ना हुआ, तो इसी सेक्शन 8 के अंदर ही एक्स पार्टी का बताया हुआ है कि कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कर देगी और प्लेंटिफ के हक में दावा कर देगी और डिफेंडेंट के अगेंस्ट करेगी, ठीक है। फिर सेक्शन 9 रिटर्न स्टेटमेंट है कि रिटर्न स्टेटमेंट प्लेंटिफ जैसे ही समन रिसीव करेगा, कोर्ट में हाजिर होगा, तो वो अपनी रिटर्न स्टेटमेंट जमा करेगा कोर्ट में, साथ में लिस्ट ऑफ विटनेसेस भी देगा, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स पे वो रिलाई कर रहा है वो सारे भी अपने रिटर्न स्टेटमेंट के साथ ही अटैच करेगा। लेकिन इसमें एक और बात की है कि जितने भी क्लेम्स होंगे डिफेंडेंट वही क्लेम अपने ही रिटर्न स्टेटमेंट में करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हस्बैंड डिफेंडेंट है और वो जो है हस्बैंड डिफेंडेंट है और उस पर अगर कोई क्लेम किया, अगर वो दावा कर रहा है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का या मेंटेनेंस वगैरह का, तो वो रिटर्न स्टेटमेंट में ही करेगा, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट में ही वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का करेगा। फिर अगर डिफेंडेंट जहाँ पे वाइफ है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट अगर दावा किया गया है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का हस्बैंड ने किया था, तो यहाँ पर वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए दावा भी क्लेम भी कर सकती है और साथ में खुला के लिए भी कर सकती है अगर उसको ठीक लगे। यानी कि सिंपल बात ये है कि रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर ही जो भी क्लेम होंगे वो उसी में मांगने होंगे उसको। अगर वो जो है उसके अगेंस्ट भी मतलब एक तो अपने आप को डिफेंड करेगी, या अगर क्लेम मांगेगी तो वो भी उसी में रिटर्न स्टेटमेंट में ही मांगेगी। तो अभी नेक्स्ट वीडियो जो है आगे हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट